आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके मार्च एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं और उसके बाद आपके फाइनल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो हम जो हैं टॉपिक्स कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो एनाटमी का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो एनाटमी का इंट्रोडक्शन जो है, एनाटमी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है एनाटोम। एना मीन्स अप एंड टोम मीन्स डायसेक्शन एंड कटिंग, यानी हम डायसेक्शन और कटिंग करके बॉडी को स्टडी करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स। ठीक है, यानी उसके डिफरेंट पार्ट्स को भी हम उनका रिलेशन जो है उनको स्टडी करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the bodily structure of human, animals, and other living organisms, especially as revealed by dissection and the separation of part। यानी इसमें भी डिसेक्शन हो रही है और जो है सेपरेट पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। और एक और डेफिनेशन आ जाती है इसकी, एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी अंदर से और बाहर से हम उसको स्टडी करते हैं। एनाटमी नोट्स द पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स सच एज मसल, ग्लैंड्स एंड बोन्स। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये सब जो है एनाटमी के अंडर आते हैं। उसके बाद अ पर्सन हु स्टडीज़ एनाटमी इज़ नोन एज एनाटोमिस्ट। ठीक है, एनाटोमिस्ट कहते हैं उसको। तो ये तो हो गई एनाटमी की डेफिनेशंस। अब हम आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटमी के ऊपर। सबसे पहले आपके पास आ जाती है ग्रॉस एनाटमी, जिसको मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स विद द नेकेड आई, जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आते हैं। ठीक है, इसमें डायसेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ज़ाहिरी तौर पे हमें वो नज़र आ रही होती हैं चीज़ें नेकेड आई से। इसको मैक्रोस्कोपिक एनाटमी या ग्रॉस एनाटमी कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। हिस्टोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं। अच्छा, इट इज़ द स्टडी ऑफ minute body structures which requires the use of microscope, यानी हम इनको माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स, मसल फाइबर्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमारी एक और ब्रांच आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटमी। अच्छा, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, जैसे ग्रॉस एनाटमी है, उसका दूसरा नाम जो है मैक्रोस्कोपिक एनाटमी है। तो ये ना हो कि पेपर के अंदर मैक्रोस्कोपिक एनाटमी लिखा हुआ आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाए उसमें। ठीक है, इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी जो है उसका दूसरा नाम है डेवलपमेंटल एनाटमी। अच्छा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फीटस आफ्टर फर्टिलाइजेशन अप टिल डेथ, यानी फर्टिलाइजेशन से लेके अप टिल बर्थ जो है इसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है सरफेस एनाटमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ सम डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय प्रोजेक्टिंग देम टू द सरफेस ऑफ द स्किन। अच्छा, इसमें पल्पेट करके हम देखते हैं, जो है सपोज लिवर को पल्पेट करके देखते हैं, किडनी को पल्पेट करके देखते हैं, तो जो है ये सरफेस एनाटमी कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी जो है इट इज़ द आर्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एनाटमी फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी हम एनाटमी का जो इसमें जो है एनाटमी अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।
उसके बाद आ जाती है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम बोन्स की स्टडी करते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी जो है कार्टिलेजेस को कहते हैं। तो कॉन्ड्रोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ कार्टिलेजेस है। 3 तरह के कार्टिलेजेस होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। इन सब की स्टडी को जो है कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है मायोलॉजी, ठीक है। मायोलॉजी में मायो मीन मसल, लॉजी मीन स्टडी। स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। और 3 तरह के मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो इनकी स्टडी को जो है मायोलॉजी कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी जो है वो आर्थ्रो मीन जॉइंट, लॉजी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब जॉइंट्स की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। अब बहुत तरह के जॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर। हिंज जॉइंट होते हैं, सैनोवियल जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी स्टडी को जो है हम जो है आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंदर हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें सबसे पहले ब्रेन ही आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंदर हम वेस्कुलर सिस्टम को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर आपकी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज आ जाती हैं। फिर कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम हार्ट को स्टडी करते हैं और उसके एसोसिएटेड पार्ट्स को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी इकलौती ऐसी ब्रांच है जिसमें हम 4 सिस्टम को एक साथ स्टडी करते हैं, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 4 सिस्टम्स जो हैं हम स्प्लैंक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फिर एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी जो है एंडोक्राइन सिस्टम से निकला है। तो इसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं और जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। फिर आगे आपकी नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में जो है हम स्किन को स्टडी करते हैं और उससे स्किन को स्टडी करते हैं और उसके अपेंडिजेस को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल नेल, हेयर एक्सेट्रा। फिर हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी जो है उसमें हम लिवर और उससे उसके एसोसिएटेड पार्ट्स को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी के अंदर हम ईयर को स्टडी करते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी जो है हम उसमें आई और उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं। फिर आपके पास एक ब्रांच आ जाती है साइटोलॉजी। साइटो मीन सेल, लॉजी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ सेल और उसके ऑर्गेनेल्स जो है उनकी स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जो है वो किडनी से निकला है, नेफ्रॉन से। तो नेफ्रोलॉजी जो है वो किडनी की स्टडी को कहा जाता है, किडनी के स्ट्रक्चर को, और नेफ्रॉन्स की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। फिर हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंदर जो है हम ब्लड सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं और जिसमें WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, ये सब जो है ब्लड सेल्स में आ जाते हैं। हम इनकी स्टडी इसके अंदर करते हैं, आपकी जो है सॉरी हेमेटोलॉजी के अंदर। फिर इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम में जो हमारी जो बॉडी की आर्मी है, डिफेंस मैकेनिज्म है, हम उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी ब्रांचेस। एक दफ़ा हम फिर से इन ब्रांचेस को जो है
एक दफ़ा ब्रीफली इनके जो है एक दफ़ा ब्रीफ करते हैं दोबारा। ग्रॉस एनाटमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, यानी हम नेकेड आई से जिन चीज़ों को देख सकते हैं वो ग्रॉस एनाटमी होती है। हिस्टोलॉजी जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जा सकती है। फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो है फीटस से लेके जो है बर्थ तक जो है हम इसकी स्टडी करते हैं। सरफेस एनाटमी, पैल्पेट करके मैं अभी आपको पेट से तो नहीं दिखा सकता, लेकिन पैल्पेट करके हम इस तरह दबा दबा के जो है आपके लिवर हो गया, आपकी किडनीज होगी, हम उनको पैल्पेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी ये होता है कि हम एनाटमी की नॉलेज को अप्लाई करते हैं टू जो है फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ऑस्टियोलॉजी होगी आपकी बोन्स की स्टडी और उसके डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी। ठीक है, कॉन्ड्रोलॉजी जैसे मैंने बताया कार्टिलेजिस को कहते हैं। तो कॉन्ड्रोलॉजी के अंदर कार्टिलेजिस की स्टडी की जाती है, जिसमें 3 तरह के कार्टिलेजिस होते हैं, हाइलैंड कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और उसके बाद जो है इलास्टिक कार्टिलेज। मायोलॉजी, मायो मीन मसल्स, लॉजी स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। अब 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब इनकी स्टडी को मायोलॉजी कहा जाता है। आर्थ्रोलॉजी जो है वो जॉइंट्स की स्टडी को कहा जाता है। जॉइंट्स बहुत तरह के होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट होते हैं, सैनोविल जॉइंट होते हैं। तो इन सब की स्टडी को जो है आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी जो है, न्यूरोलॉजी के अंदर हम नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, न्यूरॉन्स, ये सब जो है स्टडी करते हैं, जो हम वो न्यूरोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। एंजियोलॉजी मैंने आपको बताया था कि वेस्कुलर सिस्टम जो है उसकी स्टडी होती है, जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, कार्डियोलॉजी में हम हार्ट को स्टडी करते हैं और उसके एसोसिएटेड पार्ट्स को स्टडी करते हैं कार्डियोलॉजी में। स्प्लैंक्नोलॉजी आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्प्लैंक्नोलॉजी के अंदर हम 4 सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 सिस्टम्स जो हैं ये स्प्लैंक्नोलॉजी के अंदर स्टडी की जाते हैं। फिर उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम जो आपके हार्मोन्स हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एक्सेट्रा, इन सब की स्टडी की जाती है। उसके अलावा डर्माटोलॉजी के अंदर स्किन और उसके अपेंडेजेस के बारे में स्टडी की जाती है। स्किन के अपेंडेजेस के अंदर आ जाते हैं, नेल्स आ जाते हैं, हेयर आ जाते हैं, तो उनकी स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है हेपेटोलॉजी जो है लीवर की स्टडी को कहते हैं और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को कहते हैं। ठीक है, हेपेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिवर एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ऑटोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ ईयर एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ऑप्थेल्मोलॉजी is the study of eye and its associated structures. Cyto means cell, logy mean study of cells is known as cytology, जिसमें हम जो है सेल के ऑर्गेनेल्स को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आती है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन से निकला नेफ्रोलॉजी, तो हम इसमें किडनी को जो है स्टडी करते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं किडनी के। फिर उसके बाद आ जाता है हेमेटोलॉजी के अंदर हम ब्लड सेल्स को जो है स्टडी करते हैं, जो कि आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो इस को
जो है हेमेटोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद इम्यूनोलॉजी, जो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है, हम उसकी स्टडी करते हैं, तो उस कंडीशन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी ब्रांचेस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ब्रांचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। एक मिनट। ठीक है, ग्रॉस ग्रॉस मीन जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आए, मैक्रो मीन बड़ा, यानी मैक्रो मीन बड़ा यानी हमें ज़ाहरी तौर पे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है। फिर उसके माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मीन स्मॉल, बहुत छोटा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है जो इसमें इम्पोर्टेंट, जो आपको डेफिनेशंस याद करने में इजी रहेगी, ऑस्टियोमीन बोन्स। ठीक है, ऑस्टियोमीन बोन्स, और साथ अगर लोग ऑस्टियोलॉजी लग जाए तो स्टडी ऑफ बोन्स। कॉन्ड्रोमीन कार्टिलेज, उसके साथ अगर लोगस लग गया तो कॉन्ड्रोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ कार्टिलेजेस हो गई। फिर मायोमीन मसल्स, लोगस मीन स्टडी स्टडी ऑफ मसल्स हो गई। आर्थ्रोमीन जॉइंट, और उसके बाद लोगस आ जाता है उसके साथ, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, न्यूरोलॉजी, न्यूरोमीन न्यूरॉन, न्यूरॉन से निकला है, तो न्यूरोलॉजी मीन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी। ठीक है, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी जो है वो ब्लड वेसल्स की स्टडी होती है। ठीक है, तो उसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों आ जाती हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियो मीन हार्ट, और लोगस मीन स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, इंटर के अंदर भी पढ़ा होगा, एफएससी के अंदर। तो एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो तो बहुत इजीली इसको पिक कर लेंगी कि डर्मेटोलॉजी क्या होती है, क्योंकि स्टडी ऑफ स्किन और उसके अपेंडेजेस होते हैं, नेल्स एंड हेयर, उनके बारे में स्टडी होती है। हेपेटोलॉजी, हैपर जो है वो मेडिकल नेम है लिवर का, इसी से हेपेटोलॉजी निकला है, यानी लिवर की स्टडी और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं। ऑटोलॉजी जो है, ऑटो मीन ईयर, ठीक है, और लोगस मीन स्टडी ऑफ ईयर। ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ आई होती है एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर उसके बाद साइटोलॉजी, मैंने जैसे पहले भी बताया, साइटो मीन सेल और लोगस मीन स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी, और उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की स्टडी। ठीक है, फिर उसके बाद नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो भी मैंने आपको पहले बताया, अभी नेफ्रॉन से नेफ्रॉन निकला है। अच्छा, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेफ्रोलॉजी जो है जो है वो जो है किडनी की स्टडी है और न्यूरॉन्स की, सॉरी, नेफ्रॉन्स की स्टडी है। ठीक है, फिर उसके बाद हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी के अंदर जो है, हेमेटोलॉजी के अंदर हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, हीम से याद रखिएगा, हीम जो है वो ब्लड का मेडिकल लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। तो ये तो आपकी हो गई एनाटमी की सारी ब्रांचेस। अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक जो है वो और कवर कर लेते हैं हम, कैविटीज़ ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर कुछ कैविटीज़ होती हैं। ठीक है, जहाँ पर जो है ऑर्गन्स प्लेस हुए हुए होते हैं। तो सबसे ऊपर से नीचे तक हम आएंगे, तो सबसे ऊपर जो है
हमारी आती है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी जो है वो ब्रेन को एनक्लोज करती है, ठीक है। और जो है अ, जो है उसके बाद जो आपकी आ जाती है, यहाँ से नीचे आएंगे तो ये कैविटी जो है ये थोरेसिक कैविटी हो जाती है। थोरेसिक कैविटी के अंदर आपके लंग्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है, ट्रेकिया आ जाता है, ब्रोंकाई आ जाते हैं। इट इज़ एनक्लोज इन द रिब केज, ठीक है। क्रेनियल कैविटी जो है वो स्कल के अंदर एनक्लोज होती है, और जो आपकी थोरेसिक कैविटी है वो रिब केज के अंदर जो है वो एनक्लोज होती है। फिर उसके बाद आप उसके नीचे आ जाती है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इट लाइज बिलो द thoracic cavity एंड इट इज डिवाइडेड फ्रॉम thoracic cavity बाय अ मसल कॉल्ड डायफ्राम, ठीक है। thoracic cavity और एब्डोमिनल कैविटी के दरम्यान में एक पर्दा होता है, मसल होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने बकरा ज़िबा होते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा कि बकरे को जब ज़िबा करते हैं तो उसके पेट के दरम्यान में एक पर्दा होता है, एक मसल होता है, उसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी कंटेन्स स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन, पेंक्रियास, किडनीज। तो ये सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद चौथी कैविटी आपकी आ जाती है पेल्विक कैविटी, जो एब्डोमेन से नीचे होती है। अब पेल्विक कैविटी के अंदर क्या होता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और रेक्टम होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अच्छा, उसके बाद जो है होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इंशाल्लाह हम डिवीज़न ऑफ एब्डोमिनल कैविटी करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके नाम जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि अभी कर ही लेते हैं और डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी को हम 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, एपिगेस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर उसके बाद उससे नीचे आ जाता है राइट लंबर सॉरी राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन जहाँ नाफ होती है, और लेफ्ट लंबर रीजन। उससे नीचे आ जाता है लेफ्ट इलियक रीजन। उसके बाद जो है सेंटर में नीचे आ जाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और लेफ्ट साइड पे आ जाता है राइट इलियक रीजन, ठीक है। राइट इलियक फोसा भी कहते हैं इसको। तो ये जो है ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, और इसकी जो कंटेंट्स हैं हर रीजन। अच्छा, इस रीजन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, जो 9 रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि किसी भी ऑर्गन के अंदर कहीं पेन हो रहा हो, और वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर पेन हो रहा हो, तो हम डायरेक्टली उस रीजन के अंदर जो ऑर्गन्स हैं हम उनको एवेलुएट कर सकते हैं कि इन जो है ऑर्गन्स की वजह से पेन हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैं आपको जो है इसकी जो 9 रीजन्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, उनके कंटेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जो मैंने लेक्चर दिया है जो है एनाटमी की इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस ऑफ एनाटमी, बॉडी कैविटीज़, और 9 रीजन्स, ठीक है। ये आप जो है इसको ज़रूर याद कीजिएगा, और मैं इसमें डायग्राम भी ऐड करूँगा लेक्चर के अंदर। तो काइंडली ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटमी पेपर में ज़रूर आते हैं, उसके बाद एब्डोमिनल रीजन पेपर में ज़रूर आते हैं।
तो इनको रट्टा लगा लीजिए और कोशिश कीजिए कि समझ के याद करें। रट्टा अक्सर भूल जाता है। तो जो है मैं आपको जो है डायग्राम्स जो है वो 9 रीजन्स की वो इसमें ऐड कर दूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करके बैठिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो है कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।